हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे लिए कितना नेसेसरी है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे लिए इविल कब होगा, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रिक्शन। तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो बेटा मैंने वहां पर फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमने डिस्कस किया था। तो बेटा फ्रिक्शन का मीनिंग ए टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स। तो बेटा वो फोर्स जो किसी टाइप की अपोजिशन बनाएगा, दैट फोर्स इज नॉन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बेटा अपोजिशन का मीनिंग है दैट फोर्स विच कैन change, which can oppose relative motion of one object over another object is known as force of friction. It means वो force जो एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोज करेगा, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नॉन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इट मींस कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर स्लाइड कर रहा है, रोल कर रहा है, तो वहां अगर कोई फोर्स स्लाइडिंग मोशन को, वहां कोई फोर्स अगर रोलिंग मोशन को अपोज कर रहा है, देन दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नॉन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है। फ्रिक्शन मींस ए काइंड ऑफ अपोजिशन। अब ये अपोजिशन हमेशा कहां होगी? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका आगे जाना चाह रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको पीछे खींचेगा। तो बेटा दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज अपोजिंग फोर्स एंड दैट फ्रिक्शन विल मेक चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव मोशन होगी वो इसी फोर्स की वजह से चेंज होगी और रिलेटिव मोशन इसी फोर्स की वजह से बेटा डिक्रीज होगी। इसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट आपका आफ्टर सम टाइम इट विल गेट स्टॉप। तो बेटा यही रीजन है कि फ्रिक्शन अगर नेचर में है तो ये हमारे लिए नेसेसरी कब होगा, हमारे लिए एसेंशियल कब होगा, हमारे लिए इविल कब होगा। तो बेटा अब फ्रिक्शन के बिना मोशन आपका इनिशिएट भी नहीं हो सकता। अगर आप बिना फ्रिक्शन के चलोगे तो स्लिप करके नीचे गिर जाओगे। इसका मीनिंग फ्रिक्शन के बिना आप अपने मोशन को इनिशिएट भी नहीं कर सकते। तो बेटा अब सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रोल ऑफ फ्रिक्शन, रोल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का रोल क्या है। तो बेटा फ्रिक्शन मोशन को स्टार्ट करेगा, मोशन को स्टार्ट करेगा, मोशन को ट्रांसफर करेगा और फ्रिक्शन मोशन को स्टॉप भी करेगा। तो अगर मोशन को बंद करना है तो फ्रिक्शन वी नीड, अगर मोशन को स्टार्ट करना है वी नीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर मोशन को ट्रांसफर करना है वी नीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा रोल ऑफ फ्रिक्शन आपके सामने है कि मोशन को इनिशिएट करना है वी नीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मोशन को ट्रांसफर करना है वी नीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मोशन को बंद करना है वी नीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब चेक करते हैं कि मोशन स्टार्ट कैसे होगी। तो बेटा अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पर वॉक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आपका फुट क्या करेगा? आपका फुट ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करेगा, आपका फुट ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करेगा। तो जब आपका फुट ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करेगा तो बेटा आप ग्राउंड पर क्या लगाओगे? आप ग्राउंड पर एक्शन लगाओगे, आप ग्राउंड पर एक्शन लगाओगे। तो बेटा अगर आपने ग्राउंड पर एक्शन लगाया तो ग्राउंड आपके ऊपर रिएक्शन लगाएगा, ग्राउंड आपके ऊपर रिएक्शन लगाएगा। और बेटा ये जो रिएक्शन ग्राउंड आपके ऊपर लगाएगा बेटा ये रिएक्शन क्या होगा? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपने जो एक्शन लगाया ग्राउंड पर उसके अगेंस्ट ग्राउंड ने आपको क्या दिया? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको मालूम है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा यहां जो एक्शन आप लगाओगे और आपको यहां जो रिएक्शन मिलेगा तो बेटा ये रिएक्शन आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से रिलेट करेगा, ये रिएक्शन आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से रिलेट करेगा। तो इस रिएक्शन फोर्स की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा और इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आपको फॉरवर्ड चलने के लिए मोमेंटम मिलेगा, आपको फॉरवर्ड चलने के लिए मोमेंटम मिलेगा। इसी टाइप से बेटा अगर आप किसी स्लांट सरफेस पर मूव करना चाहते हो, ये आपका
स्लांट सरफेस है, ये आपके घर के बाहर रैंप है। तो नॉर्मली हम अपने मेन गेट के बाहर बेटा रैंप बनवाते हैं। अगर हम रैंप के ऊपर खड़े हैं तो बेटा अगर ये रैंप आपका बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होगा तो बेटा आप इस रैंप के ऊपर से चल नहीं पाओगे। अगर इस रैंप के ऊपर ग्रेनाइट स्टोन लगा रखा है आपने तो बेटा ग्रेनाइट स्टोन के ऊपर क्या होगा, फ्रिक्शन काफी कम होगा। तो अगर आप नॉर्मली बिना किसी हेल्प के, बिना किसी साइड वॉल को पकड़े अगर आप यहां से नीचे उतरना चाहोगे तो बेटा आप गिर जाओगे, आप स्लिप करके नीचे गिर जाओगे। इसका मीनिंग अगर यहां पर साइड में कोई स्पोर्टिंग एजेंट है, अगर यहाँ साइड में वॉल है, अगर साइड में वॉल में कोई पाइप लगा हुआ है तो आपने अगर पाइप को होल्ड कर लिया है तो आप गिरने से बच जाओगे। और अगर यहाँ साइड में सपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं है तो बेटा अगर आप सिंपली इस रैंप के ऊपर से चल के नीचे आओगे और रैंप पर अगर ग्रेनाइट स्टोन लगा हुआ है तो बेटा आप सिंपली नीचे गिर जाओगे। इसका मीनिंग क्या है, बिना फ्रिक्शन के बेटा मोशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ फ्रिक्शन होगा तो आप सिंपली रैंप के ऊपर से नीचे आ जाओगे। इसका मीनिंग आप रैंप पर सेफ्टी के साथ नीचे आ सकते हो अगर यहां फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप रैंप के ऊपर से ग्राउंड पर सेफ्टी से नीचे नहीं आ सकते, आप गारंटी आप नीचे गिरोगे। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि आपकी बॉडी कब स्लिप करती है सरफेस के ऊपर, जब सरफेस पे आपको फ्रिक्शन नहीं मिलता है। तो बेटा सरफेस पर आपके पैर कब स्लिप करेंगे, जब सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो बेटा फ्रिक्शन ना होने से आप स्मूथ सरफेस पर, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर नहीं चल पाओगे, स्लिप करके नीचे गिर जाओगे। तो यही रीजन है कि रैंप के ऊपर अगर आप ग्रेनाइट स्टोन लगाओगे और फिर अगर आप बिना सपोर्ट के चलोगे तो बेटा आपके पैर फिसलेंगे और आप सीधा नीचे गिरोगे। तो इसका मीनिंग ग्रेनाइट सरफेस अगर रैंप पे लगा है तो वहां पर आपका मोशन काफी डिफिकल्ट होगा और वहां पर आपको इंजरी भी ज्यादा होगी और आपको सेफ्टी भी नहीं मिलेगी। तो बेटा यही रीजन है कि मोशन को स्टार्ट करने के लिए वी नीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप ग्राउंड पर एक्शन लगाओगे तो ग्राउंड आपको रिएक्शन देगा, उस रिएक्शन की वजह से आप आगे चलोगे और वो रिएक्शन ही बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनाएगा और इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आपका मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा और आप आगे चल पाओगे। नेक्स्ट मोशन ट्रांसफर। तो बेटा मोशन ट्रांसफर कैसे होता है, चेक करते हैं मोशन ट्रांसफर कैसे होता है। हमारे पास एक ट्रक है, अब ट्रक के अंदर हमने अलग अलग टाइप का मटेरियल स्टोर किया है। तो ट्रक का बेटा ये प्लेटफॉर्म है, अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपने एक बॉक्स को रख दिया है। ट्रक आपका रियर साइड से ओपन है, यहां से ट्रक ओपन है और ट्रक के अंदर आपने अलग अलग टाइप के मटेरियल बॉक्स में डाल के यहां रख दिए हैं। तो बॉक्स आपने ट्रक के अंदर रख दिया है बेटा और ट्रक आपका पीछे से ओपन है, रियर साइड से ओपन है। तो बेटा जैसे ट्रक चलेगा ये बॉक्स आपका पीछे जाएगा। तो जैसे ट्रक को आगे फोर्स मिलेगा तो बेटा इस बॉक्स को पीछे की साइड फोर्स मिलेगा। तो जैसे ट्रक का इंजन ट्रक को आगे ड्रैग करेगा, जैसे ट्रक का इंजन ट्रक को आगे ड्रैग करेगा, ट्रक को आगे फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो बेटा ये जो बॉक्स है ये पीछे जाएगा। तो अगर ट्रक पीछे से ओपन है तो थोड़ी देर में बेटा ये बॉक्स नीचे गिर जाएगा। तो अगर ट्रक पीछे से ओपन है तो थोड़ी देर में आफ्टर सम टाइम इट विल गेट डाउन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा थोड़ी देर के बाद ये आपका बॉक्स नीचे गिरेगा, ये बॉक्स आपका रोड पे गिर जाएगा, ये बॉक्स आपका सरफेस ऑफ अर्थ पर गिर जाएगा। तो बेटा अगर आपको इस बॉक्स को ट्रक के साथ लेके जाना है, अगर आपको ट्रक का मोशन इस बॉक्स के अंदर ट्रांसफर करना है तो बेटा यहाँ पर ट्रक के फ्लोर पर आपको फ्रिक्शन बनाना पड़ेगा, अब यहाँ ट्रक के फ्लोर पर फ्रिक्शन कैसे बनेगा, आपको ट्रक के फ्लोर पर अलग अलग टाइप का डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रक के फ्लोर पर इरेगुलर डिजाइन बनाओगे, अगर आप ट्रक के फ्लोर पर इरेगुलर पॉइंट बनाओगे तो बेटा इरेगुलर पॉइंट्स के बीच में बेटा ये बॉक्स आपका स्टिक हो जाएगा, ये बॉक्स आपका पीछे की साइड स्लिप नहीं करेगा। तो यही रीजन है, आप कभी चेक करना जो ट्रक का फ्लोर होगा जहां आप लगेज वगैरह रखते हो, जिस
ट्रक के फ्लोर पर आप अलग अलग टाइप का मटेरियल रखते हो, कहीं आपको लेके जाना है मटेरियल, कहीं आपको लगेज लेके जाना है। अगर आप अगर अपना हाउस शिफ्ट कर रहे हो, आपको ट्रक में सामान भरना है, तो वहां पर जो आप लगेज रखोगे बेटा चेक करना, ट्रक का जो फ्लोर होगा उस फ्लोर के ऊपर आपको डिजाइन मिलेगा, उस फ्लोर के ऊपर आपको इरेगुलर पॉइंट्स मिलेंगे, अप एंड डाउन मिलेगा। तो बेटा वो जो अप एंड डाउन होगा, उस अप एंड डाउन की वजह से ये बॉक्स आपका पीछे नहीं जाएगा। तो बेटा जब ट्रक आगे चलेगा तो बेटा इसको रिएक्शन पीछे मिलेगा। अब बेटा इस रिएक्शन को कौन अपोज करेगा? बेटा इस रिएक्शन को यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगा, इस रिएक्शन को यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगा। चेक करो कि यहां जो एक्शन मिला ट्रक को, जिससे ट्रक आगे चल रहा है, तो बेटा उसका अपोजिट फोर्स अगर बॉक्स को मिलेगा तो इस अपोजिट फोर्स को बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे बनेगा? आपको ट्रक के फ्लोर पर अप एंड डाउन बनाने पड़ेंगे। ट्रक के फ्लोर पर आपको डिजाइन बनाना पड़ेगा। डिजाइन इन द सेंस किसी भी टाइप का डिजाइन जिसके अंदर बहुत सारे इरेगुलर पॉइंट हों, कहीं अप कहीं डाउन, कहीं अप कहीं डाउन। उससे क्या होगा, ये बॉक्स आपका यहां पर इस डिजाइन के अंदर फिक्स हो जाएगा। इस डिजाइन के थ्रू बेटा ये बॉक्स आपका पीछे नहीं जाएगा और यहां पर फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, यहां पर बेटा फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। तो मेन हमारा पॉइंट ये है कि हमें इस बॉक्स को ट्रक के फ्लोर के साथ फिक्स करना है, और फिक्स करने के लिए हमें ट्रक के फ्लोर पर बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं बनाना। उस सरफेस के अंदर हमें बहुत सारे इरेगुलर पॉइंट बनाने हैं, अप एंड डाउन्स बनाने हैं, जिससे ये बॉक्स आपका पीछे नहीं खिसकेगा। सो दैट काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोशन इज डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा अगर ट्रक का मोशन आपको बॉक्स के अंदर ट्रांसफर करना है, जहां ट्रक जाएगा अगर उसी डायरेक्शन में बॉक्स को लेके जाना है, तो यही ट्रक का मोशन इसके अंदर ट्रांसफर करना है, तो हमें यहां ट्रक के फ्लोर पर फ्रिक्शन बनाना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं बनाओगे तो ये बॉक्स पीछे जाएगा, ट्रक आगे जाएगा, तो ट्रक का मोशन बॉक्स में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट, मोशन विल गेट स्टॉप। तो बेटा अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और इनिशियल स्टेज में आपका जो अप्लाइड फोर्स था बेटा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा था। इनिशियल स्टेज में जो आपका अप्लाइड फोर्स था वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा था। इट मीन्स कि आपने जब बॉक्स को पुश किया तो आपने अपना मैक्सिमम एफर्ट यहां लगाया और आपका एफर्ट कैसा था? मोर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। अब बेटा अगर आपको इसको रेगुलर मोशन में रखना है तो आपको रेगुलर इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ वन टाइम लगाओगे फोर्स इसके ऊपर तो बेटा इसका मोशन स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट विल गेट स्टॉप। तो बेटा अगर आपने स्टार्टिंग में लगाया है फोर्स तो ये फोर्स सिर्फ मोशन को स्टार्ट तो कर देगा, बट अगर आप रेगुलर इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स नहीं लगाओगे तो रेगुलर अप्लाइड फोर्स ना मिलने से बेटा इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डोमिनेंस शो करेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जब डोमिनेंस हो जाएगा तो बेटा ये ऑब्जेक्ट आपका धीरे धीरे अपनी स्पीड लूज करेगा और कुछ टाइम के बाद इट विल कम इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो कुछ टाइम के बाद बेटा ये स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा। सो अब यहां पर आपको पॉइंट ये मिला कि फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को स्टॉप भी कर सकता है और फ्रिक्शन से बॉडी का मोशन स्टार्ट भी हो सकता है और फ्रिक्शन से बॉडी का मोशन किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर भी हो सकता है। तो बेटा ये है रोल ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तो आपके लिए एसेंशियल है रियल लाइफ में, क्योंकि मोशन तो रियल लाइफ में आपको हर जगह मिलेगा। तो मोशन स्टार्ट करना है तो फ्रिक्शन चाहिए, मोशन ट्रांसफर करना है तो फ्रिक्शन चाहिए, मोशन बंद करना है तो फ्रिक्शन चाहिए। तो बेटा यहां पर आपको लगेगा फ्रिक्शन आपके लिए एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन आपके लिए एक एसेंशियल फोर्स है और फ्रिक्शन आपकी नेसेसिटी है। तो बेटा अब यहां पर अगर आपको ये लग रहा है कि फ्रिक्शन आपके लिए एसेंशियल है, फ्रिक्शन आपके लिए नेसेसिटी है, तो बेटा फ्रिक्शन अब आपके लिए इविल कब होगा, फ्रिक्शन आपके लिए नेगेटिव कब होगा? तो बेटा अगर किसी मशीन के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बेटा मशीन के स्पेयर पार्ट्स में वीयर एंड टियर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बेटा वहां पर फ्रिक्शन आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर कहीं आपको स्मूथ मोशन चाहिए, अगर वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर स्मूथनेस मोशन में डिसअपीयर हो जाएगा। तो बेटा जहां भी किसी टाइप का रोलिंग मोशन है या कोई रोप किसी पुली के ऊपर रब हो रही है तो अगर वहां फ्रिक्शन होगा तो बेटा रोप की लाइफ कम हो जाएगी, रोप आपकी जल्दी से ब्रेक हो जाएगी, जल्दी से थिन हो जाएगी। तो बेटा यही रीजन
रीजन है कि जहां फ्रिक्शन आपके लिए इविल होगा वहां आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। जैसे ट्रेन में होता है, जब इलेक्ट्रिक ट्रेन आपकी रन करती है तो बेटा इलेक्ट्रिक ट्रेन को करंट कहां से मिलता है? इलेक्ट्रिक ट्रेन को करंट ओवरहेड वायर से मिलता है, जो ट्रेन के ऊपर जो वायर्स होती हैं। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए जब ट्रेन आपकी रन करती है रेल के ऊपर, रेल का मीनिंग रेलवे ट्रैक, तो वहां पर ट्रेन को करंट कहां से मिलता है? ट्रेन को करंट बेटा ओवरहेड वायर से मिलता है, और ओवरहेड वायर के साथ जो कनेक्टर होता है बेटा उसकी रबिंग होती है। अब बेटा वहां अगर रबिंग बहुत ज्यादा होगी, वहां फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा होगा तो बेटा वो जो ओवरहेड वायर वो थिन हो जाएगी, वो वायर ब्रेक हो जाएगी और ट्रेन आपकी रुक जाएगी। तो बेटा ट्रेन का रुकने का मेन रीजन क्या होगा? एक्सेसिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कनेक्टर एंड ओवरहेड हाई टेंशन वायर। तो बेटा यहां भी हमें ये मिलेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इविल है। तो बेटा कई जगह इसका रोल नेगेटिव है, लेकिन मैक्सिमम जगह इसका रोल आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो बेटा रियल लाइफ में तो मैक्सिमम फील्ड में आपको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। बिना फ्रिक्शन के आप अपनी रियल लाइफ को स्मूथली नहीं चला पाओगे। तो बेटा ये था रोल ऑफ फ्रिक्शन इन पॉजिटिव मैनर एंड रोल ऑफ फ्रिक्शन इन नेगेटिव मैनर। तो बेटा अब मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तक बताया था। तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन बाय सरफेस इन कॉन्टेक्ट when one object is having motion over surface of another object। तो बेटा अब काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बेटा दो टाइप हैं। काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा दो टाइप हैं। वो कौन कौन से टाइप हैं? काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दो टाइप है बेटा, that is sliding force of friction and rolling force of friction। तो बेटा मैंने काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन किया? काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मीनिंग मैंने आपको बताया, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन बाय सरफेस इन कांटेक्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट हैज मोशन ओवर सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बेटा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको कांस्टेंट वे से मिलेगा। अगर स्पीड ऑब्जेक्ट की किसी सरफेस के ऊपर इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो बेटा ये स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको मोशन सरफेस पर मेंटेन रखना है तो आपको उस सरफेस के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो अगर काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कांस्टेंट वैल्यू सरफेस पर मेंटेन होगी तो आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो बेटा उससे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करते हो, किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन को चेंज करते हो, तो बेटा रिलेटिव मोशन चेंज होने से काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव करेगा देन वी नीड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन दैट सरफेस। तो बेटा अगर उस सरफेस के ऊपर काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्ट आपका अपनी मोशन को मेंटेन कर पाएगा, और अगर काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट बेटा अपनी मोशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो बेटा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी की मोशन को किसी सरफेस पर मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है, नेसेसिटी है, और ये आपके लिए बेसिक टूल है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हमें किसी सरफेस के ऊपर मेंटेन करना है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन एनी सरफेस does not make any effect on value of kinetic force of friction। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो डिक्रीज हो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा इसके दो टाइप हैं, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो ये है बेटा स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम
सरफेस पर स्लाइड करेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स, बाय एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो बेटा फ्रिक्शन आपको कहाँ मिलेगा? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो बेटा यहाँ पर ये बॉडी का वेट है mg और ये नॉर्मल रिएक्शन मिला सरफेस इन कांटेक्ट से। तो बेटा अब यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा दैट इज काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। नाउ एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी। व्हाट डज इट मीन? बेटा चेक करो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आप जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फील करोगे तो बेटा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होगा और जस्ट बिगिन टू मूव करेगा। इसका मीनिंग जब ऑब्जेक्ट आपका एक ऐसी कंडीशन में आएगा कि वो 1 सेकंड के बाद या 1 मिली सेकंड के बाद मोशन में आने वाला होगा, तो उस मोमेंट पर जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको सरफेस में मिलेगा वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। बट जब मोशन आपका ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका होगा तो बेटा मोशन आने के बाद सरफेस पर आपको सिर्फ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा, सरफेस पर आपको सिर्फ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा। आप चेक कर सकते हो कि मैंने क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, तो अब ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स इस ऑब्जेक्ट के मोशन को मेंटेन रखेगा और ये जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इस ऑब्जेक्ट को सेफ्टी के साथ, इस ऑब्जेक्ट को सेफ्टी के साथ इस सरफेस के ऊपर मूव कराने में हमारी हेल्प करेगा। तो बेटा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा टूल है जिससे ऑब्जेक्ट आपका सेफ्टी के साथ बिना स्लिप हुए, बिना स्किड हुए सरफेस के ऊपर मूव करेगा। तो बेटा अप्लाइड फोर्स मोशन को मेंटेन रखेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट को बिना स्लिप किए, बिना स्किड किए आगे ले जाने में हमारी हेल्प करेगा, आगे ले जाने में हमारी हेल्प करेगा। तो बिना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बेटा ये ऑब्जेक्ट आपका आगे नहीं चल पाएगा, स्लिप कर जाएगा, स्किड कर जाएगा और आपका जो एफर्ट है, जो आपका अप्लाइड फोर्स है बेटा वो भी आपका यूजलेस हो जाएगा, वो आपका रिजल्ट नहीं दे पाएगा, अप्लाइड फोर्स आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा, आपके एफर्ट सारे ऐसे ही यूजलेस हो जाएंगे अगर ये ऑब्जेक्ट आपका सरफेस पर स्लिप करेगा या स्किड करेगा। तो बेटा ये रीजन है कि बिना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के आप कितना भी अप्लाइड फोर्स लगा लो बॉडी के ऊपर, मोशन आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और अगर मोशन स्टार्ट हो चुका है तो उसके बाद अगर मोशन को मेंटेन रखना है देन वी नीड रेगुलर वैल्यू ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वी नीड रेगुलर वैल्यू ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा यहाँ जो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा, इस काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। नाउ दिस इज स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के इंटू mg, म्यू के इंटू mg। अब बेटा यहां आ जाओ रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा रोलिंग में क्या होगा कि हमारे पास इस टाइप से व्हील है। अब अगर ये व्हील बेटा चेक करो, अगर ये व्हील आपका इस टाइप से रोल कर रहा है सरफेस ऑफ अर्थ पर, चेक कर लो, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा, हमारे पास रोलिंग मोशन आएगा, हमारे पास किसी व्हील का रोलिंग मोशन आएगा सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। अब चेक करते हैं अगर कोई व्हील आपका सरफेस ऑफ अर्थ पर रोल करेगा तो अब इस रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा चेक करो कि व्हील का कौन सा पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। तो बेटा व्हील का ये वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, आप चेक कर सकते हो बेटा व्हील का ये वाला पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। अब चेक करो ये पॉइंट आपका रोटेशनल मोशन की वजह से, ये पॉइंट आपका रोलिंग मोशन की वजह से कहाँ मूव करना चाहेगा बेटा, ये पॉइंट आपका इस रोटेशनल मोशन की वजह से, इस रोलिंग मोशन की वजह से कहाँ मूव करना चाहेगा, इसका मोशन किस साइड होगा बेटा, इसका मोशन पीछे की तरफ होगा। तो इसका मीनिंग बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पर, बेटा इस पॉइंट पर हमें मोशन कहाँ मिलेगा, हमें इस पॉइंट पर मोशन लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। तो बेटा ये वाला पॉइंट आपका रोल होके कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो हमें मोशन लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर आपको इस पॉइंट के ऊपर अप्लाइड फोर्स मिलेगा, यहाँ पर आपको इस पॉइंट के ऊपर अप्लाइड फोर्स मिलेगा। तो बेटा अब यहाँ पर अगर अप्लाइड फोर्स मिल रहा है आपको इस पॉइंट के ऊपर, तो बेटा यहाँ पर इस पॉइंट को अपोज करने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा आएगा, इस पॉइंट को, इस मोशन
मोशन को अपोज करने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आप चेक कर लो कि ये ए पॉइंट आपका ग्राउंड के साथ, ये ए पॉइंट आपका ग्राउंड के साथ रिलेटिव मोशन कहां शो कर रहा है, ये ए पॉइंट आपका ग्राउंड के साथ रिलेटिव मोशन लेफ्ट हैंड साइड में शो कर रहा है। तो देखो व्हील आपका ऐसे घूमेगा तो ए पॉइंट आपका कहां जाएगा, ए पॉइंट आपका कुछ टाइम के बाद ऊपर आ जाएगा। इसका मीनिंग यहां से ए पॉइंट का रिलेटिव मोशन किस साइड है बेटा, ए पॉइंट का रिलेटिव मोशन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में है। इट मींस इन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में है। तो बेटा अब फ्रिक्शन कहां आएगा, फ्रिक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बेटा अब ये जो फ्रिक्शन होगा दैट इज रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बेटा ये जो रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा बेटा, ये रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से भी कम होगा, सॉरी स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम होगा। ये रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से भी कम होगा, और ये रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से भी कम होगा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, और रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या होगा, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ऑब्जेक्ट आपका कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बेटा जो एफिशिएंसी थी वर्किंग की बेटा वो किससे इंक्रीज हुई, बेटा एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग आपकी इंक्रीज हुई काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से इंक्रीज हुई है। तो बेटा आपको मालूम है कि व्हील की डिस्कवरी होने के बाद जो वर्क एफिशिएंसी वो आपकी इंक्रीज हुई थी, हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर पा रहे थे। तो बेटा वो पॉसिबल कब हुआ, जब काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डिस्कवरी हुई। और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में फिर किसकी डिस्कवरी हुई, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा उसके बाद रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डिस्कवरी हुई। तो बेटा रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डिस्कवरी होने के बाद जो वर्क एफिशिएंसी है बेटा वो इंक्रीज हुई, हम कम टाइम में ज़्यादा काम करने लगे। हमें अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करना है जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उसके नीचे व्हील लगाएंगे, उसके नीचे अगर हम अलग अलग पॉइंट पर व्हील लगाएंगे तो फिर बेटा उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि व्हील लगने के बाद वहाँ पर जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा तो बेटा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में काउंट होगा। रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा काफ़ी कम वैल्यू कैरी करेगा, और कम वैल्यू कैरी करने से क्या होगा कि हमें हैवी ऑब्जेक्ट को आगे ड्रैग करने में डिफिकल्टी नहीं लगेगी। तो हैवी ऑब्जेक्ट आपका इजीली आगे ड्रैग हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर कोई व्हील आपका पावर कैरी कर रहा है और वो सरफेस ऑफ अर्थ पर रोल कर रहा है, तो बेटा जो उसका पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होगा वो कहाँ जाना चाह रहा है, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाह रहा है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाह रहा है तो बेटा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन आपका राइट हैंड साइड में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन को क्या करना है, फ्रिक्शन को इस पॉइंट के रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। तो अपोजिशन कहाँ बनेगी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप चेक कर सकते हो रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग से भी कम होगी, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से भी कम होगी। तो रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज किया। हैवी ऑब्जेक्ट को अगर हमें ड्रैग करना है तो उसके नीचे हम व्हील लगा देंगे, और फिर अगर हम उसको पुल या पुश करेंगे तो बेटा हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप बिना व्हील के उसको स्लाइड करोगे यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स, और अगर आप व्हील लगा लोगे उसके नीचे और फिर उसको स्लाइड करोगे, फिर उसको अगर ड्रैग करोगे तो बेटा व्हील आपकी रोल करेंगे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, और आपको अपना एफर्ट, आपको अपना अप्लाइड फोर्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम एफर्ट में आपको रिजल्ट मैक्सिमम मिलेगा। तो बेटा अगर ये आपका पावर्ड व्हील है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो पावर्ड व्हील में आपको फ्रिक्शन कहां मिलेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब अगर आपके पास कोई ड्रैगिंग व्हील है, ड्रैगिंग व्हील का मीनिंग अगर ये सिंपली आगे ड्रैग हो रहा है, तो बेटा इस केस में जो पॉइंट इसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होगा उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, बेटा उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा। तो बेटा उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा। तो आप चेक करना कि जब भी कोई व्हील आपका बिना पावर के सिंपली ड्रैग होगा आगे, तो बेटा ड्रैगिंग व्हील में चेक करो, ड्रैगिंग व्हील में उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां होगा, बेटा उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप चेक करो ये जो ए पॉइंट है ये ग्राउंड के साथ अटैच होने के बाद ड्रैगिंग फोर्स की वजह से कहां जा रहा है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इसका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो बेटा इस पॉइंट को फ्रिक्शन कहां मिलेगा, इस पॉइंट को फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो बेटा जो आपका सिंपल ड्रैगिंग व्हील होगा
जिसमें कोई पावर नहीं होगी, इसका मीनिंग इसको बोलेंगे जीरो पावर व्हील। तो जीरो पावर व्हील में क्या होगा कि जो पॉइंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होगा तो बेटा उसकी मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर कोई व्हील आपका पावर कैरी कर रहा है तो उसका फ्रिक्शन कहाँ आ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और कोई व्हील अगर बिना पावर के सिंपली ड्रैग हो रहा है तो बेटा उसका फ्रिक्शन पीछे आ रहा है, उसका फ्रिक्शन पीछे आ रहा है। तो बेटा ये कंडीशन किस में होती है, कंडीशन बेटा बाइसाइकिल में होती है। बाइसाइकिल का पीछे वाला व्हील पावर कैरी करता है, तो बेटा बाइसाइकिल का जो रियर व्हील होता है वो पावर्ड व्हील होता है, और बाइसाइकिल का आगे वाला व्हील बेटा सिंपली ड्रैगिंग व्हील होता है, जो सिंपली ड्रैग करता है। तो बेटा आप चेक करो कि यहाँ पर बाइसाइकिल का जो आगे वाला व्हील है वो सिंपली ड्रैगिंग व्हील होगा, सिंपली आपका वो ड्रैग करेगा। तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। और जो पीछे वाला व्हील है वो अगर पावर कैरी करेगा तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बाइसाइकिल के अंदर रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की दोनों व्हील पर डायरेक्शन कहां कहां बनेगी। अब बेटा रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम क्यों होती है, क्योंकि रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। तो बेटा रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, और नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय सरफेस इन कांटेक्ट। तो बेटा रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, जो हमें कौन बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में बताएगा। और ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर, और ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ व्हील के ऊपर, रेडियस ऑफ व्हील के ऊपर। तो बेटा अगर व्हील का रेडियस कम है, अगर टायर छोटे हैं, तो अगर टायर छोटे हैं, व्हील अगर छोटे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर टायर बड़े हैं तो रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर हमारे पास दो टाइप के टायर है, हमारे पास दो टाइप के व्हील हैं, एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, लेकिन वेट दोनों का सेम है, इट मीन्स दोनों का नॉर्मल रिएक्शन सेम आएगा। तो बेटा अगर दोनों के लिए सरफेस भी सेम है, तो बेटा हमारे पास अगर दो व्हील है और दोनों के लिए सरफेस कॉमन है, तो म्यू दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अब यहाँ देखो आर अगर दोनों का वेट सेम है तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन भी सेम हो जाएगा, बट एक का साइज कम है, एक का साइज बड़ा है। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन कम आएगा, और जिसका रेडियस कम होगा उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन बेटा ज्यादा आएगा। तो यही रीजन है कि जो बड़े टायर होते हैं, जो बड़े साइज के जो टायर होते हैं बेटा, वो इजीली इरेगुलर पॉइंट्स में से निकल जाते हैं, वो इजीली बम्प एंड डंप में से निकल जाते हैं। अगर किसी रोड पर इस टाइप से इरेगुलर पॉइंट है, किसी रोड पर इस टाइप से इरेगुलर पॉइंट है, तो बेटा बड़े वाला व्हील तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन जो छोटे व्हील होंगे बेटा वो इन इरेगुलर पॉइंट से निकलने में डिफिकल्टी फील करेंगे, और वहां पर आपको ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा, आपको वहां पर ज्यादा रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को अगर आपको मिनिमाइज करना है तो आपको टायर का साइज इंक्रीज करना है, रेडियस को इंक्रीज करना है। तो बेटा इस टाइप से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के टाइप्स हमने डिस्कस किए, और हमने रोल ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस किया कि फ्रिक्शन आपके लिए नेसेसरी कब है, फ्रिक्शन आपके लिए एसेंशियल कब कब है, और फ्रिक्शन आपके लिए इविल कब कब है। तो बेटा इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है।